नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं 10 बजे के समाचार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। नए वक्फ कानून पर मुसलमानों में पैदा हुए भ्रम को दूर करने के लिए भाजपा आज से देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाएगी। कानून के लाभों के बारे में दी जाएगी जानकारी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हालात बदस्तूर खराब। भाजपा ने ममता बनर्जी की चुप्पी पर उठाए सवाल। कहा, राज्य में हिंदू समुदाय के लिए असुरक्षा की स्थिति। कनाडा में अग्रिम मतदान के पहले दिन 20 लाख से अधिक लोगों ने डाला वोट। 28 अप्रैल को होने वाले चुनाव से पहले लोगों में जबरदस्त उत्साह। आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। दिन के पहले मैच में पंजाब से होगी बेंगलुरु की भिड़ंत, तो शाम को चेन्नई के सामने होगी मुंबई की चुनौती। और देश और दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है ईस्टर का त्योहार। प्रभु यीशु के उपदेशों को किया जा रहा है याद। पीएम मोदी ने दी बधाई। और आइए अब इन सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। नए वक्फ कानून के लाभों को समझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज से देशव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू कर रही है। यह अभियान 5 मई तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य अफवाहों को दूर कर ये बताना है कि वक्फ अधिनियम मुस्लिम समुदाय के लिए किस तरह से फायदेमंद है। विपक्ष लगातार वक्फ संशोधन अधिनियम के बारे में अफवाहें फैला रहा है। ऐसे में भाजपा बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाकर इन अफवाहों को खत्म करने का प्रयास कर रही है। पार्टी का फोकस खास तौर से गरीब मुस्लिमों और महिलाओं पर रहेगा। इसे वक्फ सुधार जन जागरण अभियान नाम दिया गया है। पार्टी ने इसे लेकर देश भर में संपर्क, संवाद और अन्य कार्यक्रमों की पूरी श्रृंखला तैयार की है। इसके अलावा भाजपा वक्फ संशोधन के लाभों को घर घर पहुंचाएगी। वक्फ संशोधन कानून के प्रभावी होने के बाद से ही देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नए कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में भी जमकर हिंसा हुई है। केरल के भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ दलों ने वक्फ कानून को लेकर काफी दुष्प्रचार किया है। वे इसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। I think unfortunately some parties have created a misinformation and propaganda around the bill, and they have also gone to the Supreme Court to try and block the bill. Everybody in the country, and including in people in Munammam, know who has really worked hard to solve their problems, who has brought the legislation, and who in turn for the last 35 years has done nothing for their problems. मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार लगातार घेरे में है। भाजपा लगातार ममता सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रही है। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि ममता बनर्जी सिर्फ एक वर्ग की राजनीति करना चाहती हैं। हिंदू वर्ग में असुरक्षा का माहौल है। ममता बनर्जी की ठीक नाक के नीचे जिस प्रकार से मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ वो बहुत अफसोसजनक है। और उसके बाद ममता बनर्जी की चुप्पी कहीं ना कहीं इस बात को साफ तौर पर दिखाती है कि ममता बनर्जी केवल एक वर्ग की राजनीति करना चाहती हैं। आज लोगों में डर है। महामहिम राज्यपाल भी वहाँ पर गए, उन्होंने भी हालात का जायज़ा लिया है और वहाँ पर हिंदू वर्ग को बड़ी असुरक्षा है। प्रश्न उठता है कि बंगाल में जो हिंदू रह रहे हैं उनकी सुरक्षा कौन करेगा? क्या ममता बनर्जी इसका वचन बंगाल के लोगों को देंगी? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 अप्रैल से अमेरिका और पेरू की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अमेरिका की यात्रा के क्रम में 20 से 25 अप्रैल तक सैन फ्रांसिस्को और वॉशिंगटन डीसी का दौरा करेंगी। इस यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी और वहां बसे भारतीय समुदाय के साथ बातचीत भी करेंगी। 26 से 30 अप्रैल 2025 तक पेरू की अपनी पहली यात्रा के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और व्यापार जगत के नेताओं के साथ एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगी और दोनों देशों के बीच मजबूत होते द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापार संबंधों पर प्रकाश डालेंगी।
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 21 अप्रैल को 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति सबसे पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो पिंक सिटी का भ्रमण करेंगे। उपराष्ट्रपति वेंस के स्वागत के लिए जयपुर में जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। 22 अप्रैल को वो ऐतिहासिक आमेर किले का दौरा करेंगे, जहां उनका पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाली यूएस इंडिया बिजनेस समिट में हिस्सा लेंगे और दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को लेकर अपना विजन साझा करेंगे। बिजनेस समिट के बाद उपराष्ट्रपति वेंस राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे। 23 अप्रैल को वो आगरा जाकर ताजमहल का दीदार करेंगे। वहीं 24 अप्रैल को वो वाशिंगटन डीसी के लिए रवाना हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति वेंस की यात्रा के दौरान उनके साथ उनकी पत्नी उषा, बच्चे समेत अन्य वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी भी होंगे। 2013 के बाद ये किसी अमेरिकी उपराष्ट्रपति की भारत यात्रा है। इससे पहले 2013 में जो बाइडेन उपराष्ट्रपति रहते हुए भारत आए थे। खबरों में बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा द्वारा की गई टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी ने किनारा कर लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से ना तो कोई इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है और उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार भी किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है तथा संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ भी है। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान न देने के लिए निर्देशित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल से सऊदी अरब की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी की ये यात्रा कई मायनों में बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी की इस यात्रा के जरिए भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलेगी। 2016 और 2019 के बाद पीएम मोदी की सऊदी अरब की ये तीसरी यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 23 अप्रैल के बीच सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के आमंत्रण पर सऊदी अरब जा रहे हैं। 2016 और 2019 के बाद यह पीएम मोदी की सऊदी अरब की तीसरी यात्रा होगी। Prime Minister's engagements will include a one-on-one meeting with His Royal Highness the Crown Prince, as well as formal engagements that include a ceremonial welcome and bilateral talks. The two leaders will co-chair the second meeting of the Strategic Partnership Council. भारत और सऊदी अरब के बीच लंबे ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। दोनों देश रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जन जन के बीच संपर्क जैसे कई क्षेत्रों में मजबूत द्विपक्षीय सहयोग साझा करते आए हैं। ऐसे में पीएम की यात्रा कई मायनों में अहम मानी जा रही है। Saudi Arabia hosts a very large Indian expatriate community, possibly the second largest expatriate community of its kind anywhere in the world. Saudi Arabia is a leading voice in the Islamic world and is increasingly playing an important role in regional developments. भारत और सऊदी अरब के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा दोनों देशों की बहुआयामी साझेदारी को जहां नई गति देगा, वहीं ये क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के बलांगीर स्थित ओवो फार्म अंडा प्रसंस्करण प्लांट का उद्घाटन किया और उसका दौरा भी किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बलांगीर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कल्पना किए गए आकांक्षापूर्ण जिलों में से एक है। ये परियोजना राज्य के युवाओं के लिए एक मिसाल के रूप में काम करेगी। बलांगीर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा
कल्पना किया गया एस्पिरेशनल जिलाओं में एक है। एक प्रोसेसिंग प्लांट जैसे एक अत्यंत हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट इस जिले में लगाए, जिसकी प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट में भेजने के प्लान कर रहे हैं। एक भी ग्लोबल मार्केट में भेज रहे हैं, देश की सभी इलाका में ओवो एक फार्म की एक जाता है और आगे चल के उसकी जो प्रोसेस प्रोडक्ट है, फ्रोजन एग हो, लिक्विड एग हो या एक पाउडर हो, और इसकी जिसकी ग्लोबल मार्केट है, मैं मानता हूं बलांगीर जैसे एस्पिरेशनल जिले की प्रोडक्ट, इस प्रोजेक्ट इस जिले के नौजवानों के अंदर, इस राज्य के नौजवानों के अंदर एक उदाहरण करके काम करेगा। और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने अभिनेता इमरान हाशमी की फिल्म ग्राउंड जीरो की प्रशंसा की है। बीजेपी सांसद ने कहा कि फिल्म बहुत अच्छी बनी है और बीएसएफ ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए जो काम किया है, इसमें उसे बहुत अच्छे से दिखाया गया है। फिल्म ग्राउंड जीरो जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के उस दौर की कहानी है जब बीएसएफ ने देश की रक्षा के लिए आतंक के खिलाफ मोर्चा संभाला था। इस फिल्म में इमरान हाशमी एक बीएसएफ अफसर की भूमिका निभा रहे हैं। बहुत अच्छी मूवी लगी, बहुत ही अच्छी बनी है और बीएसएफ के लोगों ने कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने में जो काम किया है उसका बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है। माय ग्रीटिंग्स टू ऑल द फिल्म मेकर्स। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक नेता भवेश चंद्र रॉय की हत्या पर इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में एक हिंदू नेता के साथ हिंसक बर्ताव करना बेहद दुखद है। उनका अपहरण कर लिया गया और बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि बाकी अल्पसंख्यक भयभीत हो जाएं। हिंदू लीडर थे मिस्टर रॉय, उनको किस तरह से पहले किडनैप किया गया और फिर बहुत बुरी तरह से पीट कर मार दिया गया। तो ये जो लीडरशिप जो है, हिंदू लीडरशिप है या जो माइनॉरिटीज़ का जो लोगों को नेतृत्व दे रहे हैं, उनके जब लीडर को ही इस तरह से किसी को कैद में रख दिया जा रहा है, किसी की हत्या कर दी जा रही है, ये जानबूझ के कर रहे हैं उनको टारगेट की वो जो बाकी माइनॉरिटीज़ हैं वो एकदम डर जाएं और वो जो भी चाहते हैं उसके सामने वो लोग अपने आप को सबमिट कर दें। तो ये बहुत ही दुखद है और पूरे विश्व को उनकी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जो बांग्लादेश में हो रहा है ये बहुत ही दुखनीय है। इधर रांची में लोगों ने पहली बार भारतीय वायुसेना का एयर शो देखा। भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम ने नामकुम के आर्मी ग्राउंड में अद्भुत और अविस्मरणीय एयर शो पेश किया। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और वायुसेना के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह समेत कई खास और आम लोग इसके गवाह बने। रांची में शनिवार का दिन लोगों को लंबे समय तक याद रहेगा। नामकुम के आर्मी ग्राउंड में भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर आयोजित इस एयर शो के दौरान युद्धक विमानों ने अद्भुत करतब दिखाते हुए आकाश को तिरंगे से रंग दिया। इस एयर शो में शौर्य, अनुशासन और समन्वय को देख सभी अचंभित नजर आए। विमानों ने 5 मीटर की दूरी बनाते हुए आसमान में तरह तरह की आकृतियां बनाई। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और वायुसेना के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह समेत खास और आम सभी ऐतिहासिक एयर शो के गवाह बने। मौके पर श्री सेठ ने कहा कि इस तरह के आयोजन से लोगों में देशभक्ति की भावना को संबल मिलता है, साथ ही वे नजदीक से जवानों के शौर्य और पराक्रम को देख पाते हैं। हैरत अंगेज जितना शो था, अद्भुत था, किंतु यह शो इसलिए किया कि हमारे जो जनरेशन आने वाली, हमारे जो आने वाला भारत है, आने वाला झारखंड है, भारतीय वायुसेना, भारतीय फौज के रूप के अपना लाइफ बनाया, वो आकर्षण था, वो भी भारतीय फौज का हिस्सा बने। इस एयर शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। युवाओं ने एयर शो के आयोजन की सराहना की और इसे प्रेरणादायक बताया।
बहुत ही प्रेरित हैं और ये शो हमारे लिए बहुत ही मजेदार रहा, बहुत ही मोटिवेटिंग रहा। हम लोग एयर शो देखे थे, बहुत बढ़िया लगा, हमें मोटिवेशन मिला एयरफोर्स ज्वाइन करने का। भारत माता की जय। एयर शो के दौरान स्कूली बच्चों का उत्साह देखते ही बना और वो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत नजर आए। भविष्य के सपने संजोए एयर शो देखने आई एक छात्रा ने बताया कि वो पायलट बनना चाहती है। जब हम लोग के पास से क्रॉस कर रहा था तो देख के बहुत अच्छा लगा। सोच रहे पायलट बनेंगे आगे जाके। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम देश के 72 शहरों के अलावा विदेशों में भी इस प्रकार का एयर शो कर चुकी है। वायुसेना की इस टीम का एयर शो रविवार को भी है, जो रांची और आसपास के लोगों के लिए सुपर संडे की तरह होगा। डीडी न्यूज के लिए रांची से प्रताप के साथ मैं दिवाकर कुमार। वेव समिट में कॉस्प्ले चैंपियनशिप 2025 में देश भर के उत्साही रचनाकार, कलाकार और प्रशंसक हिस्सा लेते दिखाई देंगे। मुंबई में कॉस्प्लेयर्स के लिए वाइल्ड कार्ड शोडाउन आयोजित किया गया था और शॉर्टलिस्ट किए गए फाइनलिस्टों की घोषणा कर दी गई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कॉस्प्ले चैंपियनशिप 2025 को भारत की सबसे प्रतिष्ठित और समावेशी कॉस्प्ले प्रतियोगिताओं में से एक माना जाता है, जो वेब समिट की जीवंत पृष्ठभूमि में आयोजित की गई है। मुंबई में कॉस्प्लेयर्स की रचनात्मकता और जुनून देखने को मिला कॉस्प्लेयर्स वेब्स के लिए वाइल्ड कार्ड शोडाउन में। हमने कॉस्प्लेयर्स को एक मौका दिया है जहां पे वो इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज के ऊपर कॉस्प्लेयर्स की तरह कैरेक्टर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड वेव समिट में इनके लिए एक बड़ा मौका मिलेगा जहां पे वो नेशन वाइड लेवल पे कॉस्प्ले इमर्सिव एक्सपीरियंस दे सकते हैं एंड वहां पे पार्टिसिपेट करके अपना एक करियर बना सकते हैं। वेव्स कॉस्प्ले चैंपियनशिप शोडाउन काफी बेहतर तरीके से हुआ। जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उनमें जो एनर्जी थी, एंथुजियाज्म थी, वो अलग लेवल की थी। अभी एक कॉस्प्ले की चैंपियनशिप का नाम पे एक इवेंट अभी कर लिया था हमने। बहुत सारे कॉस्प्लेयर्स हैदराबाद से ऑलरेडी हम तो कंप्लीट कर चुका है उधर। और आज हम तो कोशिश किया था सबसे अच्छा, बट लेकिन इधर तो अलग ही हो रहा है। मतलब इतना सारे कॉस्प्लेयर्स हम तो एक्सपेक्ट किया भी नहीं। 50 से ज्यादा वाइल्ड कार्ड प्रतिभागियों में से 30 कॉस्प्लेयर्स को उनकी असाधारण रचनात्मकता, शिल्प कौशल और प्रदर्शन के लिए चुना गया। वाइल्ड कार्ड शोडाउन ने इन जोशीले कलाकारों को अपने हुनर दिखाने के लिए एक मंच प्रदान किया। मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपोजर बहुत कम मिला है, मतलब इंडियन माइथोलॉजी और इंडियन कल्चर कॉस्प्ले के मामले में। ऐसा नहीं कि लोग करते शायद बहुत लोग को उतना अप्रिसिएशन वगैरह नहीं मिलता होगा, तो मोटिवेशन नहीं मिलता होगा करने के लिए। बट मेरा ऐसा बोलना है कि अगर हमारे होम ग्राउंड पे अगर हम हमारा कल्चर अपस्टैंड नहीं करेंगे तो हम बाहर वालों को, जो लोग का कल्चर हम इधर अडॉप्ट करें, उनको हम कैसा एक एग्जांपल सेट कर सकते हैं। इंडियन माइथोलॉजी का कैरेक्टर्स भी कॉस्प्ले कर सकते हैं। यूजुअली हम अगर इवेंट्स में जाते हैं तो हम ऐसे एनिमे मांगा वगैरह ही कर लेते हैं, बट यहाँ पे जब मैंने इंडियन माइथोलॉजी के कैरेक्टर्स देखे, मैंने पर्सनली नहीं किया बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये एक अच्छा एडिशन था। मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा इसका ऑन दूरदर्शन एंड मैंने सोचा कि इसमें जाया कैसे जा सकता है, मे बी मैं ऐसे ही अटेंड कर लूँ। एंड फिर मुझे कॉस्प्ले का अपॉर्चुनिटी दिखा एंड मैं यहाँ पे कॉस्प्ले करने आई हूँ। वेब्स कॉस्प्ले चैंपियनशिप क्रिएटर्स स्ट्रीट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत की जाती है। ये चैंपियनशिप पारंपरिक भारतीय कहानी कहने और वैश्विक पॉप संस्कृति के बीच दूरी को पाटने के लिए डिजाइन की गई है, जिससे भारतीय रचनाकारों को वो प्रसिद्धि मिले जिसके वो हकदार हैं। श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, मुंबई। और मुंबई में 1 से 4 मई तक पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन के एक भाग के रूप में रोड टू गेम जैम प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के तहत इस प्रतियोगिता के लिए चुने गए 10 सर्वश्रेष्ठ खेलों में से एक साइलेंस स्किल्स भी है। इस गेम के निर्माता कोलकाता के अवस विश्वास और उनकी टीम एब्स सॉफ्टवेयर है। अवस विश्वास ने वेव्स में भाग लेने के अपने अनुभव को दूरदर्शन के साथ साझा किया है। सबसे पहले तो मैं
ग्रेटफुल हो इंडियन गवर्नमेंट के लिए, जिन्होंने इतना बढ़िया इवेंट और समिट ऑर्गेनाइज़ किया है, जहाँ पे सिर्फ गेमिंग नहीं, वहाँ पे और भी बहुत कुछ हो रहा है, एनिमेशन रिलेटेड, मूवी रिलेटेड। सो इतने सारे एंथुजियास्टिक पीपल से हमें मिलने का मौका मिलेगा, कनेक्ट कर पाएंगे, और स्पेशली मेरे जैसे और भी 20 लोग होंगे जिनको मेरे ही फील्ड में इंटरेस्ट होगा, तो वो सबसे बढ़िया चीज़ है मेरे लिए। क्योंकि मैंने देखा है एक कमरे में बैठ के तो मैं गेम बना लेता हूँ, लेकिन जब मैं इसको लेके जाता हूँ 4 लोगों के सामने, तब मुश्किल होता है कि आप समझा पाए कि इस गेम का इम्पैक्ट क्या है, चाहे वो सोशल लाइफ में हो या किसी के एन्जॉयमेंट में हो। जब आप ऐसे ही और 4 लोगों के साथ मिलते हैं, बात करते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और भारतीय कॉमिक्स एसोसिएशन और आसिफा इंडिया के सहयोग से वेव्स क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के तहत वेव्स कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप के फाइनलिस्ट की घोषणा की गई। इनमें मेरठ के मोहित शर्मा भी शामिल है। मोहित ने फाइनलिस्ट में नाम आने पर दूरदर्शन के साथ अपने अनुभव साझा किए। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित शर्मा और मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से हूँ। मुझे वेव समिट के तहत कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप में अंतिम प्रतिभागियों में स्थान दिया गया है। मैंने और मेरे साथी कलाकार आयुष कुमार ने मिलकर स्काई फॉल टू सैक्रिफाइस एक कॉमिक बनाई है। वेव समिट एक बहुत ही अच्छी पहल है जिसके तहत नए और पुराने कलाकारों को अपनी प्रतिभा देश और दुनिया को दिखाने का मौका मिलता है। वेव समिट के में ना सिर्फ हमें साथी कलाकारों का काम देखने को मिलेगा, साथ ही हम अपने अन्य काम और साथ ही आगे आने वाली जो हमारी योजनाएं हैं उन पे हम बात कर सकेंगे। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजधानी दिल्ली समेत देश के उत्तर पूर्व भाग में मौसम एक बार फिर बदल चुका है। बीती शाम पूरे एनसीआर में तेज हवाएं चलीं, जिसके बाद यहां रहने वाले लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं जम्मू कश्मीर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। रामबन के चंदरकोट गांव में आज सुबह भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई। वहीं बारिश के कारण बारामूला में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। तेज हवाओं के कारण पेड़ गिर जाने से एक जवान को हल्की चोट भी आई। जबकि जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी भवन में तेज बारिश के कारण श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा असम के डिब्रूगढ़ और तमिलनाडु के शहर में कई हिस्सों में तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से आम जनजीवन प्रभावित रहा। वहीं मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और झारखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में गरज बिजली और तेज हवाओं के साथ आज मध्यम वर्षा की संभावना जताई गई है। और आज ईस्टर का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। माना जाता है कि इस दिन प्रभु ईसा मसीह को पुनर्जन्म हुआ था। ये त्योहार ईसाई धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र त्योहारों में से एक है। ये गुड फ्राइडे के बाद आने वाले संडे को मनाया जाता है, इसलिए इसे ईस्टर संडे भी कहते हैं। इस खास अवसर पर चर्चों में विशेष प्रार्थना का आयोजन किया जाता है। साथ ही लोग प्रभु यीशु के उपदेशों को याद करते हैं। यह दिन प्रेम, बलिदान और पुनर्जीवन का त्योहार है, जो हमें आशा और विश्वास सिखाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईस्टर के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि सभी को ईस्टर की बधाई। इस अवसर पर हम ईसा मसीह के पुनरुत्थान का जश्न मनाते हैं। ये त्योहार नई उम्मीद और नई शुरुआत की भावना को प्रेरित करता है। ईसा मसीह की शिक्षाएं मानवता को प्रेम और त्याग के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। आशा और आनंद का ये त्योहार सभी के लिए शांति और समृद्धि लाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईस्टर की बधाई दी। उन्होंने लिखा कि सभी को ईस्टर की हार्दिक शुभकामनाएं। ये ईस्टर इसलिए खास है क्योंकि दुनिया भर में जयंती वर्ष को बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ये पवित्र अवसर हर व्यक्ति में आशा, नवीनीकरण और करुणा की भावना जगाए। चारों ओर खुशियां और सद्भावना हो। खबरों में बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मेरे अच्छे मित्र और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू को हार्दिक शुभकामनाएं। ये सराहनीय है कि वे भविष्य के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आंध्र प्रदेश के विकास के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। मैं उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ।
इधर कनाडा ने चुनाव पूर्व अनुमानों की घोषणा की है, जिसके अनुसार अग्रिम मतदान के पहले दिन शुक्रवार को लगभग 20 लाख से अधिक मतदाताओं ने मतदान किया। चुनाव कनाडा के लिए अटलांटिक क्षेत्र में क्षेत्रीय मीडिया सलाहकार फ्रांसवा एनगुहार्ट के अनुसार 2021 में पिछले चुनाव में अग्रिम मतदान के पहले दिन की तुलना में मतदान प्रतिशत 36% अधिक है। कनाडा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो आने वाले दिनों में अधिक भीड़ को संभालने के लिए समायोजन करेगा, क्योंकि कई मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर लंबी कतारों का सामना करना पड़ा। इधर आईपीएल में आज सुपर संडे के दिन फैंस को एंटरटेनमेंट का डबल डोज मिलने वाला है। दिन का पहला मैच पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा और दूसरा मैच मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। पहले मुकाबले में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दोपहर 3:30 बजे से चंडीगढ़ में भिड़ेंगे, जबकि दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे वानखेड़े स्टेडियम में होगा। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।